हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के पार्ट के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 68 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। एक कार्बन है और हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है होती है 4 होती है। तो 2 आपको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन इस साइड पे दिखाए गए हैं और 2 राइट साइड पे दिखाए गए हैं, और उनसे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 दिखाई गई है। 2 इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन और 2 ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत आपको दिया गया था, क्या दिया गया है? सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है सल्फर का, और आप देख सकते हैं सल्फर में एक यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है इस सल्फर से, और 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जो कि एक इसका है और एक इसका है। मतलब पर सल्फर पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक लेफ्ट साइड से डोनेट कर रहा है और दूसरा राइट साइड पे जुड़ रहा है। तो ये आपको 8 सल्फर जो होते हैं, सल्फर के 8 अणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है। और एक आपको हिंट भी दिया गया था कि रिंग संरचना होती है, उनकी रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको दिया गया है सल्फर के 8 परमाणुओं की संरचना। पेज नंबर 76 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो देखते हैं आंसर इसका। हम 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं, जिसे निम्नाकृति में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं पेंटेन के 3 समावयव पेंटेन में है। पहला तो नॉर्मल पेंटेन आपको है, दूसरा नियो पेंटेन है। आप देख सकते हैं पेंटेन में कितने कार्बन लेंगे हम? 5 कार्बन लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम एन फॉर्मूले को ले चल रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट जो है 5 कार्बन से लेंगे। 5 परमाणुओं का पेंट होता है। तो आप 5 कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4-4 होती है। अब पहले तो ऑक्सीजन खुद डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब एक उसका जुड़ जाएगा, फिर 3 इसके देख सकते हैं दोनों कॉर्नर पे जो कार्बन है, दोनों में 3-3 हाइड्रोजन लगे हैं, और बाकी जो मिडिल के 3 हैं उनमें 2-2 हाइड्रोजन लिखे हैं। ये नॉर्मल पेंटेन, जिसका स्ट्रक्चर आप बुक में भी देख चुके हैं पहले। और यहाँ पे नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया। आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास वही है, बस इसका स्ट्रक्चर बदला हुआ है और बाकी चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से 3 कार्बन है और एक कॉर्नर पे इधर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं। बस इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है। ये कार्बन जो सेंटर में है आपका, ये विदाउट हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नियोपेंटेन कहते हैं। और आइसोपेंटेन क्या होता है? आप आइसोपेंटेन देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल एक यहाँ पे बना हुआ है सेकेंड कार्बन से जो अटैच है। यहाँ पे एक कार्बन जो कि नीचे की साइड पे है, इसीलिए इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? मतलब कार्बन के कौन से 2 क्वालिटीज हैं जो कार्बन के इतने हमें कंपाउंड मिल जाते हैं, बाकी एलिमेंट इतने ज्यादा यौगिक नहीं बनाते हैं। वो कभी ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कभी क्लोरीन से जुड़ जाता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट से जुड़ के अलग अलग चीजें बना रहा है। क्यों? देखते हैं उसकी क्या 2 क्वालिटीज हैं। 2 क्वालिटीज उसकी क्या क्या है?
पहला तो है श्रृंखलन यानी कैटिनेशन। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जो कि हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब आप सीधी चेन भी बना सकते हैं और शाखाएं ब्रांचिंग द्वारा भी बना सकते हैं, और सर्कुलर स्ट्रक्चर भी आपको मिलता है इस कंपाउंड, किसके कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंडों की। सेकेंड क्वालिटी क्या है इसकी, कार्बन की चतुः संयोजकता, मतलब इसकी वैलेंसी जो 4 है वो इसकी सेकेंड क्वालिटीज है। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की संख्या विशाल होती है। तो 2 क्वालिटीज क्या क्या थी, पहली तो इसकी कैटिनेशन, दूसरा इसकी वैलेंसी जो 4 होती है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो उसका सूत्र क्या होगा साइक्लोपेंटेन का, आप पेंटेन से आप समझ गए होंगे, कार्बन 5 रहेगा हमारे पास, और कार्बन की वैलेंसी को फिल करने के लिए हमें जितने हाइड्रोजन चाहिए, कितने चाहिए, जो कि आपको दिया गया है 10 चाहिए। C5H10 साइक्लोपेंटेन का केमिकल फॉर्मूला हुआ। और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। आप क्लोज स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है, आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, कार्बन आपस में अटैच है और फिर उनसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र है। पेंटेन से आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ये तो पढ़े ही होंगे, जो कि आपको एक बुक में भी दिया गया है, जिससे आपको बीच में एक टेबल दिया गया था, उसमें सीरीज दी गई थी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। आपको कुछ कंपाउंड के नाम दिए गए हैं, उनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। फर्स्ट है एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। आप देख सकते हैं CH3COOH, यानी 2 कार्बन है हमारे पास, तो 2 कार्बन आपको दिखा दिए गए, और एक कार्बन से डबल O, पहला तो एक O है और फिर OH है। OH ग्रुप आप देख सकते हैं राइट साइड पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है। और इस कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए, जो कि एक कार्बन, इस कार्बन से एक वैलेंसी फिल होगी, इसकी 3 जो रिमेनिंग वैलेंसी है 3 हाइड्रोजन फिल कर रहे हैं। तो ये आपका एथेनॉइक अम्ल यानी एथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप पेंटेन है तो 5 ही कार्बन रहेंगे, और ब्रोमो आपको सबटाइटल के रूप में क्या मिल गया है, ब्रोमीन मिला है, तो ब्रोमो लगाएंगे, Br आपका लगाया जाएगा, और आपको फिर कार्बन की वैलेंसी फिल करनी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो एक जब हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो 3 और इसकी बचती है, तो ये सेकेंड वाले कार्बन से ऐड हो जाता है। उसके बाद 2 वैलेंसी रिमेनिंग होती है, तो वो हाइड्रोजन इसके फिल करते हैं, और बाकी कार्बन्स की इसी तरीके से हम वैलेंसी फिल करेंगे। ये था ब्रोमोपेंटेन। थर्ड पॉइंट पे है, और ब्रोमोपेंटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C5H11, C5H11Br, ब्रोमोपेंटेन। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे आपको था ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेनोन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी आपके पास कार्बन कितने होने चाहिए, यहाँ पे आप बता सकते हैं 4 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो उसका केमिकल वो होता है, सीरीज होता है, वहां से आप देख सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेनोन का, C2H5COCH3, और आपके पास 4 कार्बन है, चारों कार्बनों को हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 8 है टोटल, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन लगाएंगे, और एक ऑक्सीजन है जो कि इस कार्बन से आपको डबल बॉन्ड से अटैच दिख रहा होगा। ये था ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। आगे है हेक्सेनल का स्ट्रक्चर, इसको देखते हैं। हेक्स लगा हुआ है, मतलब हेक्स लगने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कार्बन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH5H11CHO, क्या होता है, CH5H11CHO। आप देख सकते हैं आपके पास कार्बन कितने हैं, 3, ये 6 होते हैं। यहाँ C5 होना चाहिए, यहाँ H नहीं होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए, केवल C5 होना चाहिए।
सॉरी रुकिए, सही से इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए मान लीजिए इसको H को नहीं रहना चाहिए। आगे है C5H11CHO, यानी हमारे पास कार्बन कितने हैं 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 है और एक H यहाँ पे है। ऑक्सीजन कितना है O, CHO यानी CHO को ऐड करते हैं। कार्बन से ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से अटैच किया गया है और हाइड्रोजन है। बाकी कार्बन्स की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फिल करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। ये था हेक्सेनल का स्ट्रक्चर। आगे क्या पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन था, देखते हैं उसको। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? क्या ब्रोमोपेंटेन का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल। आइसोमेरिज्म, उसके आइसोमर्स बन सकते हैं। समावयव को इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। क्या वो बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताया भी गया है, हाँ संभव है। कौन कौन से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, आपको 2 ब्रोमोपेंटेन दिया गया है और फिर यहाँ भी आपको ब्रोमोपेंटेन दिया गया, सॉरी इसको बस ब्रोमोपेंटेन कहेंगे। ये 2 नंबर, अगर हम देखेंगे ब्रोमीन को सेकेंड कार्बन से पे लगा होता तो हम जिधर से नेमिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है तो 1 ब्रोमोपेंटेन, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होता है, मतलब समझ जाते हैं लोग कि 1 कुछ नहीं है तो 1 पे है वो। तो ये ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे था तो यहाँ ये 2 नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमीन सेकेंड कार्बन से अटैच है तो 2 ब्रोमोपेंटेन है यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 3rd नंबर कार्बन से ब्रोमीन अटैच है तो इसको 3 ब्रोमोपेंटेन कहेंगे। तो ये उसके आइसोमर हैं, किसके? ब्रोमोपेंटेन के। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? आपको कुछ आप देख सकते हैं कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनका आपको नाम रखना है, नेमिंग करनी है। जैसे कि फर्स्ट है CH3CH2Br, सेकेंड है HC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, थर्ड है आपका ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन, एन क्यों लगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। और ब्रोमो क्यों लगा? क्योंकि सबटाइटल आपको दिया गया है ब्रोमीन, ब्रोमीन अटैच है इसलिए इसको ब्रोमोएथेन कहा गया। दूसरा क्या है? मेथेनल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कार्बन एक ही है, कितना है यहाँ पे? 2 कार्बन था तो मेथ एथ, तो इसीलिए इसको एथेन कहा गया। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो मेथ रखा जाएगा। और अल क्यों लिखा गया? OH के लिए, OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम? अल लगाते हैं, इसीलिए उसको मेथेनल कहा गया। थर्ड पे क्या हो गया? 1 हेक्साइन या केवल हेक्साइन भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया फर्स्ट नंबर पे अगर कुछ अटैच है तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे फिर भी उतना अंडरस्टूड होता है कि समझ जाते हैं। यहाँ पे हेक्साइन, आइन क्यों लगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए इसको 1 हेक्साइन या हेक्साइन भी कह सकते हैं। 6 कार्बन है इसीलिए हेक्स आया। और आइन क्यों आया? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए आगे देखते हैं हम पेज नंबर 79 पर दिए गए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एग्जैक्ट यही चीज आपके बुक में थी। आंसर देखते हैं। चूंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 अथवा या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देता है। और हम पढ़ चुके हैं चाहे ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एथेनॉल है और किसकी उपस्थिति दी गई है? ऊष्मा दिया जा रहा है, क्षारीय यानी बेसिक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है और क्या है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है। और आपको ये टेंस होके क्या बना रहे हैं? आपको एथेनॉइक अम्ल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे एक था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ डबल है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? चलिए देखते हैं आंसर।
हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण, मतलब उतनी क्वांटिटी में नहीं है मौजूद जितना उस रिएक्शन के लिए चाहिए, कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरीके से वो जल नहीं पाता है, जिसके कारण कज्जली ज्वाला यानी सूटी फ्लेम निकलेगी तथा कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन होता है और स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है, अधिक ऊष्मा भी निकलती है, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी। इसीलिए हम वायु का यूज ना करके ऑक्सीजन मिश्रण का यूज करते हैं, एथाइन के मिश्रण का यूज करते हैं। पेज नंबर 83 पर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। चलिए अम्ल का परीक्षण करेंगे, 2 परख नलियां ए बी लेंगे, एक में एल्कोहल तथा दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। अब दोनों परख नलियों में एक स्पैचुला से NaHCO या Na2CO2 CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डालेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे। जिस परख नली में तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसमें अम्ल होगा। और सेकेंड कैसे चेक करेंगे, एल्कोहल का परीक्षण कैसे करेंगे, ये तो अम्ल का था। एल्कोहल का टेस्ट के लिए एक परख नली ए में 3 ml एथेनॉल लेते हैं और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी बेसिक K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लेंगे, उसमें एक एक बूंद कर डालते हैं। जल ऊष्मक में गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाता है, परंतु यही क्रिया एथेनॉइक अम्ल के साथ करने पर रंग अपरिवर्तित रहेगा। मतलब अगर वो एसिड होता तो उसी कलर पे रहता, लेकिन वो अल्कोहल रहेगा तो उसका रंग गायब हो जाएगा। इस तरीके से हम अल्कोहल का टेस्ट करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने देखी, ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये देखते हैं हम। क्या है आंसर देखते हैं इसका। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उपचयित करते हैं, जैसे अम्लीय K2Cr2ON, पोटेशियम डाइक्रोमेटो तथा क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीकारक है जो एथेनॉल को, ऊपर जो हमने अभी रिएक्शन देखी थी, एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान कर एथेनॉइक अम्ल में बदल देता है। अभिक्रिया अभी हम खंड मतलब 4.3 का प्रश्न 1 देख चुके हैं, सेम ऐसा ही था। आगे देख सकते हैं पेज नंबर 85 पे दिया गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। आंसर देखते हैं, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक जो है कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ आसानी से झाग बनाते हैं, अतः जल की कठोरता की पहचान संभव नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये हम चैप्टर में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर भी बुक में सेम ऐसी लाइन है। साबुन क्या होते हैं, साबुन के अणु क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेली संरचना तैयार करते हैं। अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जिसके कारण इमल्शन बनता है। जब कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, रगड़ते हैं या डंडे से पीटते हैं तो तैली या ग्रीज मैल से युक्त मिशेल कपड़ों से हटकर पानी में चली जाती है, अतः साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।